हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के मैक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हिंदी में हम लोग विनियोग फलन कहते हैं और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड किया जा चुका था और आज हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन में उन सारे सब टॉपिक्स को देखेंगे जिसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। ठीक है, और ये टॉपिक जो है बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले जो है थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं और जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था उन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्विकली देख लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, यानी विनियोग फलन क्या होता है। ठीक है, और सेकंड नंबर में हम लोगों ने इसके टाइप्स को देखा था कि ये कितने तरह का होता है, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को मैं बताया था कि ये दो तरीके का होता था। एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता था और सेकंड नंबर में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया क्या, प्रेरित विनियोग, और ऑटोनोमस का मतलब हो गया स्वायत्त विनियोग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि विनियोग जो है कि लाभदायकता क्या होती, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करता है इन्वेस्टर्स, उसका प्रॉफिट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखे थे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जिसे हम हिंदी में लाभदायकता कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लिए थे कल। और फोर्थ नंबर पे जो हम लोग केन्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए थे कि केन्स जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट जो है किन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो केन्स महोदय जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना था कि विनियोग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ये मुख्य रूप से तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर में MEC की बात उन्होंने किया था, जिसे हम मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। कल की भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है। उसके बाद केन्स महोदय ने सेकंड सेकंड जो फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है उसका जो डिस्कस किया है वो MEI के रूप में डिस्कस किया है। MEI का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो गया मार्जिनल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, और ये इन्वेस्टमेंट हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो केन्स जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, कोई भी निवेश जो है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो MEC है, यानी मार्जिनल इफिशियंसी कैपिटल है, जिसे हम पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। और दूसरा नंबर में MEI पे डिपेंड करता है, यानी विनियोग की सीमांत उत्पादकता पे डिपेंड करता है। और केन्स महोदय ने कहा कि ये जो है तीसरे नंबर में ये किस पे डिपेंड करता है, तो ब्याज की दर पे डिपेंड करता है। ये इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इन तीनों पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, MEC पर, MEI पर, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर पे। कल की क्लास में हम MEC पे डिस्कस कर चुके थे और इसमें जो है मैं एक अर्थशास्त्री का नाम बताया था जिसका नाम हमने बताया था के कुकीहारा। ये क्या है, ये जो है एक अर्थशास्त्री हैं
और उन्होंने जो है एमईसी को डिफाइन किया था। और इस एमईसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। लेकिन कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था आप लोगों से कि पूंजी की सीमांत क्षमता को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ये सारे नाम को याद रखना इसलिए ज़रूरी है। अगर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको हिंदी में लिखा हुआ मिले यहाँ पर पूंजी की सीमांत क्षमता, या हो सकता है कि जब शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाए तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता टर्म का यूज किया जाए और आप कंफ्यूज कर जाएं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि केकी कुकीहारा ने जो एमईसी का जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है पूंजी की जो सीमांत क्षमता है उसे ही हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। यानी फर्स्ट वाला ये जो नाम है पूंजी की सीमांत क्षमता, और सेकंड में जो मैंने डिस्कस किया पूंजी की सीमांत उत्पादकता, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी किसी बुक में इन दोनों के बीच डिफरेंस बताया गया है, और किसी किसी बुक में दोनों नाम का मतलब को सेम रखा गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये दोनों नाम सेम है। इस दोनों नाम का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो समान है। तो एग्जामिनेशन में अगर पूंजी की सीमांत क्षमता के बारे में अगर शॉर्ट नोट्स पूछे तो आपका सेम आंसर होगा। अगर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछे तो उसका आंसर सेम होगा। दोनों का आंसर जो है सेम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि हमने इस पॉइंट को कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं केवल रिकॉल करवा दिया कि सारी चीज़ें एक बार दिमाग में आपका रन कर जाए। ये जो टॉपिक है ना, इसमें ग्राफ कम है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है, और उस मैथमेटिकल टर्म को आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। पूंजी की सीमांत क्षमता को ही हम लोग पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं, और इसी को हम लोग एमईसी कहते हैं। ठीक है, केके कुकीहारा एक अर्थशास्त्री हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट जो है, पूंजी की जो सीमांत क्षमता है, ये किसका रेशियो है। आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। आई जो है, आई किसका रेशियो है, वाई बाई पी का रेशियो है। आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया एम ई सी हो गया, यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहले तो फुल फॉर्म समझना है। वाई का मतलब क्या हो गया, समय की प्रति इकाई में, समय की प्रति इकाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप एक घंटे की भी बात कर सकते हैं, आप एक महीने की भी बात कर सकते हैं, और एक साल की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स में इसमें टाइम का फिक्सेशन नहीं किया गया, टाइम को फिक्स्ड नहीं किया गया। तो समय की प्रति इकाई में पूंजी परिसंपत्ति से प्रत्याशित आय कितना हो गया। पूंजी परिसंपत्ति का मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का मतलब पूंजी परिसंपत्ति होता है, और इसका अर्थ होता है कि कोई भी हम पूंजी लगा कर के कोई मशीन खरीदते हैं, और मशीन ही तो कल कारखाने में उत्पादन का काम करते हैं ना। या हम कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो जो हम टेक्नोलॉजी खरीदे, जो हम मशीन खरीदे, उसे ही हम कहते हैं पूंजी परिसंपत्ति। और उस पूंजी परिसंपत्ति से, यानी उस मशीन से, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जितना इनकम प्राप्त करते हैं उसी को हम प्रत्याशित आय कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशित आय कहते हैं। उसके बाद जो है ये पी क्या हो गया, परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत। परिसंपत्ति मतलब अभी हमने बताया, यहाँ पे केवल परिसंपत्ति भी लिखा जा सकता है,
या यहाँ पर पूंजी परिसंपत्ति भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब सेम होगा। और पूंजी परिसंपत्ति का मतलब क्या हो गया, कोई मशीन हो गया जिससे हम उत्पादन करते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी हो गया, कोई प्रौद्योगिकी हो गया। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि कभी भी हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं या कोई मशीन को खरीदते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को खरीदने में हमें जो पैसा खर्च होता है, खर्च करते हैं, उसी को हम लोग पूर्ति कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ति कीमत। इस पूर्ति कीमत को हम लोग इंग्लिश में सप्लाई प्राइस भी कह सकते हैं। सप्लाई का मतलब पूर्ति हो गया और प्राइस का मतलब कीमत हो गया, यानी पूर्ति कीमत को हम लोग क्या कह सकते हैं, सप्लाई प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे समझते हैं कि यहाँ पर जो है आई, क्या मैं बताया अभी आप लोगों को, आई जो है एमईसी है। इसे हिंदी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि अगर हम एक यूनिट पूंजी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उस पूंजी से हमें कितना उत्पादन हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, वो हमारा पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहलाता है। और ये जो वाई है, ये है समय की प्रति इकाई में पूंजी परिसंपत्ति से प्रत्याशित है। इस इस टर्म का मतलब थोड़ा सा मैं और इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई पूंजी परिसंपत्ति है। पूंजी परिसंपत्ति में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई मशीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। इस मशीन को खरीदने में हमें 1,000 रुपया खर्च हुआ, लेकिन इस मशीन का यूज करके हमने 1,200 रुपया का प्रोडक्शन किया, यानी 1,200 मूल्य की वस्तु का उत्पादन हुआ। तो ये 200 रुपया का जो बेनिफिट हो रहा है ना, ये 200 रुपया, 1,000 में मशीन हमने खरीदा और 1,200 रुपया का वो मशीन प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया। तो ये 200 रुपया जो बेनिफिट हो रहा है ना, वही बेनिफिट कहलाता है ये वाला टर्म। समय की प्रति इकाई में पूंजी परिसंपत्ति से प्रत्याशित है। इस पूंजी परिसंपत्ति क्या हो गया, मशीन हो गया, और इस मशीन से जो इनकम हुआ उसी को हम प्रत्याशित आय कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस टर्म को आप लोग समझ गए होंगे। आई का भी मतलब मैं समझा दिया, वाई का भी, पी का भी। हालांकि मैं इस सारे पॉइंट को कल भी मैं डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगा कि फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझा करके ही मैं दम लूँ। तो मेरे अंदर ये रहता है, इसलिए मैं चीज़ों को बार बार मैं रिकॉल करवाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये जो डिफिनीशन था पूंजी की सीमांत क्षमता का, और इसे हम कुकीहारा के अकॉर्डिंग पढ़ें। इनका फुल नाम के कुकीहारा है, अर्थशास्त्री। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद पूंजी की सीमांत क्षमता को केन्स नामक अर्थशास्त्री ने भी प्रतिपादन किया। ठीक है, और इस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूला का कोई वैसा कोई रूल नहीं है कि इस तरीके से रखना है। इस फॉर्मूला को क्या करना है, रट लेना है। इसका मैं मीनिंग को बता दे रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ। मीनिंग बहुत सिंपल है, 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। सी आर का मतलब क्या हो गया, सी आर का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सी आर का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब आप समझिए क्या हुआ। मान लीजिए कि मैंने जो मशीन खरीदा, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,000 रुपया में जो हमने मशीन खरीदा, इसी को हम लोग कहेंगे सी आर। ठीक है, यानी कि उस पूंजी परिसंपत्ति को खरीदने में जितना मेरा पैसा खर्च हुआ उसी को हम सी आर कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसे आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों कहते हैं, यानी आप इसे प्रतिस्थापन लागत क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है, कारण है कि कोई भी
कल कारखाने में जो हम उद्योग लगाते हैं, ठीक है, कोई भी कल कारखाने में जो हम मशीन का यूज करते हैं, तो वो मशीन का जो इफ़िशियंसी है समय के साथ घटता जाता है। और 2 3 4 साल के बाद जितनी उस मशीन की उम्र है, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उत्पादन की जो क्षमता है, वो घट जाती है। तो जब वो मशीन की उत्पादन क्षमता घट जाएगी, तो उसके जगह पे हम फिर नई मशीन को लाएंगे। तो उस नई मशीन को लाने में जो कॉस्ट बैठता है, उसी को हम लोग कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी उस मशीन की जगह पे हम दूसरा मशीन, नया मशीन लाएंगे, तो जो खर्च लगा वो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हुआ। इसको और इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि हमने मशीन 1,000 रुपया का खरीदा, ठीक है। ये मशीन 3 साल के बाद पुरानी हो गई, ठीक है, 3 साल के बाद पुरानी हो गई। तो हो सकता है कि 3 साल के बाद जो है, 3 साल के बाद इस मशीन का दाम कुछ और बढ़ गया हो, और 1,000 से बढ़ कर के 1,100 हो गया होगा। तो 1,100 अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया इसका, ठीक है। पहले इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना था? 1,000 रुपया। कुछ समय के बाद 1,100 रुपया हो गया। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, प्रतिस्थापन लागत जो है, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति को खरीदने में वर्तमान समय में जो खर्च लगता है, उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। आई को आप समझ जाइए, आई क्या है? ये एक प्रकार का कटौती दर है। कटौती का मतलब समझते हैं क्या होता है? कि किसी भी चीज में ह्रास करना, उसमें निगेटिविटी लाना, निगेटिव लॉस लाना। तो उसी को हम लोग कहते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने 3 वर्ड का यूज किया है। एक कटौती की दर, दूसरा पूंजी की सीमांत क्षमता, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ये तीनों वर्ड सेम है, याद रखना है। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में इस वर्ड को और पूंजी की सीमांत उत्पादकता को, दोनों को डिफरेंट माना है। लेकिन बहुत सारे बुक में दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन मैं भी कहूँगा कि इस दोनों का मीनिंग सेम है, आप इसे अलग नहीं मानेंगे। तो आई से हम इंडिकेट करते हैं, और R1, R2, R3, R4, Rn, ये क्या है? प्रत्याशित आय है। प्रत्याशित आय का मतलब मैं पहले भी मैं समझा चुका हूँ। प्रत्याशित आय का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि हमने जो मशीन हमारा 1,000 रुपया का था, हमने उत्पादन किया 1,200 रुपया का। तो ये 200 रुपया का जो बेनिफिट हो रहा है, यही R1, R2, R3, R4 है। इसी को हम लोग कहेंगे प्रत्याशित आय। अगर हम इकोनॉमिक्स के शब्दों में थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड करके बोलें, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्याशित आय एक ऐसी आय है जो पूंजी परिसंपत्ति के द्वारा, कैपिटल एसेट्स के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन की जाती है, उसका कुल वैल्यू में से जो लागत लगती है, उस लागत को घटा दिया जाता है, तो हमें प्रत्याशित आय मिलता है। जैसे कि लागत तो हमारा 1,000 रुपया है, 1,200 रुपया का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मशीन में जो खर्च लग रहा था, यही हमारा लागत है। तो 200 रुपया क्या हो गया? ये हो गया। अब इस पॉइंट को हम फाइनली जो है एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। CR क्या हो गया? पूंजी परिसंपत्ति को खरीदने में जो पैसा खर्च हुआ, उसे हम CR कहेंगे। CR का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रतिस्थापन लागत, जिसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहेंगे। मान लीजिए कि 1,000 का मशीन था, तो 1,000 जो हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। R1 क्या हो गया? तो मान लीजिए कि 1,000 की मशीन से अगर 1,200 रुपया का बेनिफिट मुझे हुआ, तो 1,000 जो हमने मशीन में पैसा खर्च किया था, उसको अगर हम घटा देंगे, तो जो 200 रुपया बचा, वही R1, R2, R3, Rn है। और आई जो है वो क्या है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। यानी जो हम कैपिटल जो इन्वेस्ट किए हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, तो इसे हम I1 से इंडिकेट कर दिए थे।
और इतने सारे टर्म्स का यूज करने के पीछे रीज़न होता है, ये प्रत्येक साल का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का, ये एन ईयर का है। अगर वर्षों की संख्या अगर एन है तो ये एनवा साल का हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल देकर के इस चीज़ को मैं और क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप एक बार में भी आप इस चीज़ को समझ करके लिख सकते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट को सीआर को समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि हमने कोई मशीन खरीदा 3,000 रुपया में। अब एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मशीन खरीदा हमने 3,000 रुपया में, ठीक है। और इस मशीन की जो उम्र है, जो आयु है, वो मान लिया जाए कि 2 साल है। इस मशीन का उम्र कितना है? 2 साल है। यानी 2 साल के बाद जो है ये मशीन उत्पादन करने लायक नहीं रहेगी, ठीक है। पहला वर्ष जो इस कंपनी से जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो हुआ है R1, जो हुआ है 1,100 रुपया का। ये जो है मशीन मुझे प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। और दूसरे साल में जो मशीन मुझे प्रॉफिट दिया है वो 2,420 रुपया प्रॉफिट दिया है, ठीक है। मैं ये एग्ज़ाम्पल मैं केवल दे रहा हूँ, ये सब रेडीमेड डेटा है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 1,100 के बाद 2,420 कैसे ले लिए, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले को, जब इस 3,000 को, 2 साल को, 1,100 को और 2,420 को, इन सारी चीज़ों को जब आप ऊपर वाले फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं पुट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3,000 रुपया हो जाएगा, क्या हो गया? CR, जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते थे। और यहाँ पर 1,100 रुपया हो गया। और 1,100 रुपया को फिर हम लोग क्या करते थे, 1/1 प्लस R था फॉर्मूले में, आप रिकॉल कीजिएगा। और यहाँ पर 2,420 है, यहाँ पर प्लस का साइन है। ऊपर वाले फॉर्मूले के आधार पे मैं मात्र बैठा रहा हूँ डिजिट को, और 1 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो लेफ़्ट साइड का जो वैल्यू है, ये जो लेफ़्ट साइड है 3,000, और यहाँ का जो वैल्यू है, ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पर हम एन साल की बात किए थे, एन साल की बात किए थे। और जो एग्ज़ाम्पल में हमने मात्र 2 साल को लिया था, और इसी एग्ज़ाम्पल के आधार पे हम उस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे थे। तो जो हम कैलकुलेट किए, इधर भी 3,000 आ जा रहा था, और जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें भी 1,000 प्लस 2,000 आ रहा था। यानी लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर आ जा रहा था, ठीक है। तो आपको इतना एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। मैं एग्जाम्पल दिया, ठीक है, समझाने के लिए। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि विनियोग की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, जिसे हम MEI कहते हैं, मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला जो ये है ना, इस फॉर्मूला को रट लेना है आप लोगों को, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ये फॉर्मूला क्या है? C = R1 डिवाइडेड बाई 1 + D पर पावर 1, R2 1 + D पर पावर 2, R3 1 + D पे पावर 3, और ये इन टर्म्स तक जाता है। और इन सारी चीज़ों का मतलब को एग्जामिनेशन में लिख देना है। C का मतलब क्या हुआ, R का मतलब क्या हुआ, D का मतलब क्या हुआ। बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को आप रट लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर केवल लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। यहाँ पे R1, R2, R3, Rn क्या है? दिए हुए विनियोग की मात्रा से प्रत्याशित वार्षिक आय। आय, R जो है ना, हमेशा वही वैल्यू होता है विनियोग की मात्रा से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम विनियोग कर रहे हैं, विनियोग का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना वार्षिक इनकम हो रहा है,
कितना प्रत्याशित वार्षिक इनकम हो रहा। प्रत्याशित वार्षिक आय का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो हमें प्रॉफिट जो हुआ ना वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें हम लागत को घटा देते हैं। तो ये मतलब समझ गए? ठीक है। उसके बाद सी का मतलब क्या हो गया? तो विनियोग परियोजना की वित्त व्यवस्था की लागत, यानी कोई भी अगर हम परियोजना को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो पैसा खर्च हुआ उसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। कोई भी योजना अगर हम चला रहे हैं तो उस योजना में हमको विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यही सी बता रहा है कि जो हम विनियोग परियोजना में, जिस परियोजना में हम पैसा को विनियोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी वित्त व्यवस्था की लागत कितना है, कितना कॉस्ट है, इस चीज़ को देख लेंगे। और उसके बाद जो है डी क्या हो गया? ये कटौती की दर है। विनियोग की सीमांत उत्पादकता, जिसे हम एमईआई कहते हैं, जो प्रत्याशित आयों के योग के सी के बराबर कर देता है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ पर इस वैल्यू, ये डी का वैल्यू इस तरीके से हम लोग रखते हैं कि ये लेफ्ट साइड का इक्वेशन और राइट साइड का जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में अगर लिखना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल केवल आप फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद करके लिख दीजिएगा। और सी का मतलब क्या हुआ इस चीज़ को लिख देना है, आर का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को लिख देना है। ठीक है। और बाकी तो मैं समझा ही दिया हूँ कि विनियोग परियोजना की वित्त व्यवस्था की लागत हो गया, ये कटौती दर हो गया, जिसे हम एमईआई कहते हैं। जब आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर डी का मतलब क्या हो गया, एमईआई हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाले में क्या होता था, यहाँ पर आई का मतलब क्या हो जाता था, आई का मतलब पूंजी की सीमांत क्षमता हो जाता था। इस आई का मतलब ये फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला तो लगभग देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर डी का जो मतलब हो जाता है वो क्या हो जाता है, विनियोग की सीमांत उत्पादकता हो जाता है। विनियोग का सीमांत उत्पादकता का मतलब हो गया कि उस प्रोजेक्ट को, जो हमने परियोजना बनाया है, उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, और बाकी जो है आप लोग भी दिमाग अच्छे से लगाइएगा। उसके बाद जो है हम लोग ब्याज की दर को डिफाइन करेंगे। आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरीके से लिखना है, ब्याज की दर बराबर v इजगल टू आर वन बाई ये। और आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मैच कर जाता है। ठीक है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मैच कर जाता है, केवल लिखने का तरीका है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी आर है, और यहाँ पे टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर सी आर की जगह पे यहाँ पे भी हो जाता है। बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आर है और उस पॉइंट में क्या था, आई था। यानी ये वाला फॉर्मूला और मैंने जो फर्स्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को दिखाया है, ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, केवल लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ठीक है, आप इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे। 5 मिनट और ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, तब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना अपने कानों में जाने देना है। चाहे वो 30% समझ में आए, चाहे 70% समझ में आए, अभी चीज़ों को कानों के द्वारा अपने मस्तिष्क में पहुंचने दीजिए। जब नोट्स जाएगा और उस नोट्स को जब 3-4 बार पढ़िएगा तो चीज़ें और जो शब्दावली है, जो वर्ड है, वो वर्ड आपकी मेमोरी में शिफ्ट करेगा और आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। देखिए थर्ड पॉइंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये थर्ड पॉइंट जो है, ब्याज की दर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आर क्या हो गया, ऋणों पर ब्याज हो गया। जैसे कि हम कोई भी
कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई भी उद्यम स्टार्ट करते हैं, तो जो हम बैंकों से जो लोन लेते हैं तो उस पर बैंक हमसे जो इंटरेस्ट लेती है, उसी इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पर आर से इंडिकेट किया है। ठीक है, उसी इंटरेस्ट को हम लोगों ने आर से इंडिकेट किया है। ओके, R1 R2 क्या है? R1 R2 को मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ। तीनों फॉर्मूला में इसका मतलब सेम हो गया। प्रत्याशित वार्षिक आय प्राप्तियाँ, प्रत्याशित वार्षिक आय प्राप्तियाँ का मतलब वही हो गया। नेट प्रॉफिट हमें कितना हो गया, जो मशीन का जो खर्चा जो हम काट करके जो निकालते थे, ठीक है। जैसे कि हमने शुरुआत वाला एग्जाम्पल में 1,000 का मशीन जो हमने ख़रीदा था और उस मशीन से जो हमें 1,200 रुपये का प्रोडक्शन मिला था, और तो नेट प्रॉफिट जो है मुझे 200 रुपये का हुआ। तो ये 200 रुपया जो वैल्यू है ना, यही प्रत्याशित वार्षिक आय प्राप्तियां कहलाता है। केवल शब्दों का हेर फेर है, ठीक है, केवल शब्द को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। ठीक है, शब्द तो जेन्युइन है, लेकिन आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या है, प्रत्याशित वार्षिक आय प्राप्तियां। तो मैं सिंपल एग्जांपल देकर के मैं समझा दिया। उसके बाद जो है भी क्या हो गया, भी परिसंपत्तियों की पूंजी मूल्य या मांग मूल्य। जैसे कि पूंजी मूल्य या मांग मूल्य, जैसे हम कोई टेक्नोलॉजी हायर किए, चाहे हम कोई मशीन हायर किए, तो उस मशीन का जो जिससे हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसका अभी मार्केट में रियल प्राइस क्या है नया में। ठीक है, रियल प्राइस जो है नया में क्या है, पुराने मशीन की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे आप यही समझेंगे कि परिसंपत्तियों की पूंजी मूल्य क्या है। परिसंपत्ति का मतलब क्या हो गया, एसेट्स होता है। इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स का मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी चीज़ वस्तु। एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु हो गया। तो मशीन भी तो एक वस्तु ही हुआ ना, या टेक्नोलॉजी भी एक तरह से एसेट्स ही है। प्रौद्योगिकी जो है एक प्रकार से एसेट्स ही है। ठीक है, तो जो परिसंपत्तियों का पूंजी मूल्य क्या है, वर्तमान में उसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में उसका मांग वैल्यू क्या है, ये हो गया वी। आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूले की तरह ही है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में आर का मतलब समझा देना है, इसका मतलब समझा देना है, और इस चीज़ का मतलब समझा देना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर तीन कंडीशन को समझ लीजिए, उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आई इज लेस देन आर, जब आर ग्रेटर है आई से, यानी आर बड़ा है आई से, तो सी आर जो होगा वो भी से बड़ा होगा। तो विनियोग जो है हतोत्साहित होगा। कैसे होगा, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। देखिए, हम इस फॉर्मूले का जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला है जिसमें हम भी की बात किए हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम तुलना कर रहे हैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर सी आर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वी है, और उसके आधार पे हम तुलना कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आर बड़ा है, तो जब ये वैल्यू बड़ा होगा, जब आर बड़ा होगा आई से, ठीक है, आर का वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं। ये चीज़ जितनी बड़ी होगी ये वाला चीज़ उतना छोटा होगा, क्योंकि ये हर पार्ट में है। तो हर अगर बड़ा होता है, हर का वैल्यू अगर बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली है ये डिजिट छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आर बड़ा है, आर बड़ा है, इसका मतलब इस वी का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो है ये वाला जो आई है ये बड़ा है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग तुलना करेंगे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ये बड़ा हो जा रहा है, तो इस फॉर्मूले में सी आर को और इस फॉर्मूले को अगर आप तुलना करेंगे, तो आप खुद मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको तुलना करने से पता चलेगा
कि ये वाला उलट जाएगा, जब ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन हो जाएगा, इसमें विनियोग हतोत्साहित हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो है कोई भी इन्वेस्टर्स जो है, कोई भी निवेशक जो है किसी भी उद्यम में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पूंजी की जो सीमांत क्षमता है, आई क्या है भाई, पूंजी की सीमांत क्षमता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, यानी उस पूंजी से उत्पादन कम हो रहा है, आई का वैल्यू कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी हमको बैंक से ही ज़्यादा पैसा लेने में खर्च हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आई जो है बड़ा है आर से, यानी कि जो पूंजी की जो सीमांत जो क्षमता है, यानी उस पूंजी से, उस पूंजी परिसंपत्ति से हम ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं, और आर जो है छोटा है, यानी जो हम बैंक को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पूंजी पर वो कम है। तो इस दिशा में क्या होगा, सी आर इज लेस देन भी, यानी भी बड़ा हो जाएगा, यानी विनियोग जो है प्रोत्साहित हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है बहुत खुश होगा। क्यों खुश होगा, उसको लगेगा कि अरे यार पूंजी से हमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और बैंक को हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो विनियोग प्रोत्साहित हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाए, यानी पूंजी की जो सीमांत क्षमता, आई का मतलब क्या हो गया, एम ई सी, और एम ई सी का मतलब मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, पूंजी की सीमांत क्षमता। जब पूंजी की सीमांत क्षमता और बैंक का जो रेट है आर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो निवेशक जो है उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब न्यूट्रल है, वो इंटरेस्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, या ऐसा सोच सकता है कि चलो अभी ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो लॉस हो रहा, चलो पैसा लगा देते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए। तो ये निवेशक की उदासीन की स्थिति है, यानी यहाँ पर इस तीनों टर्म को एक्सप्लेन करना है। अब थोड़ा सा मैं फाइनल बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, कि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को आप टोटल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जितना नोट्स दे रहा हूँ उस नोट्स में भी कुछ पार्ट को आप हटा सकते हैं, लेकिन तीन पार्ट को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो एम ई सी पे डिपेंड करता है, एम ई आई पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। या एग्जामिनेशन में इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों से सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम ई सी पर भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं जितना एक्सप्लेन किया हूँ उतना एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एम ई आई पर भी बन सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी बन सकता है, तो आप तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फाइनली जो है, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, तो पूंजी की सीमांत क्षमता को डिस्कस कर लिए, पहला पॉइंट को, यही मेन पॉइंट था। उसके बाद हम लोग विनियोग की सीमांत उत्पादकता को डिस्कस कर लिए, और ठीक है, और तीसरा जो है ब्याज की दर को डिस्कस कर लिए। अगर ब्याज ऑफ दर पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोगों का आज इन्वेस्टमेंट फंक्शन ख़त्म हुआ, और देखते हैं इसका जो है, कल मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, और उस नोट्स को 3-4 बार आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और अभी मैं जितनी भी चीज़ों को बताया हूँ इसको जो है आप जो है फास्ट वीडियो करके भी आप 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद जो है नोट्स को 2-3 बार पढ़िएगा, तो हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाए। और जिसे भी हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना है आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टेस्ट भी स्टार्ट किया जाएगा। पिछले संडे को भी हमने टेस्ट लिया था, लेकिन उसमें बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए आप लोगों को कॉपी नहीं दिखाए थे। नेक्स्ट संडे से आप लोग को कॉपी भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।